नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर बायोटेक्नोलॉजी यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस, उसके सेकेंड लेक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि जीन क्लोनिंग के इतिहास के ऊपर है। इससे पहले भी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाकर के ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए आज के जीन क्लोनिंग के इतिहास की शुरुआत करते हैं। क्लोनिंग का इतिहास मतलब ये जो जीन क्लोनिंग हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसा हुआ, इसकी सारी जो इतिहास की प्रक्रिया है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआती क्लोनिंग, सबसे शुरुआत की जो क्लोनिंग थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रक्रिया का नाम, जो शुरुआती क्लोनिंग हुई थी, सबसे पहले क्लोनिंग हुई थी, उस प्रक्रिया का नाम था कृत्रिम ट्विनिंग या भ्रूण विभाजन। क्या था? कृत्रिम ट्विनिंग या भ्रूण विभाजन उसका नाम था। ठीक है, शुरुआती क्लोनिंग की प्रक्रिया का नाम था कृत्रिम ट्विनिंग या भ्रूण विभाजन। और पहली बार यह काम किया किसने था? तो एक जर्मन के एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हांस स्पीमैन। ठीक है, कहाँ के थे? जर्मन के एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हांस स्पीमैन। और प्रक्रिया उन्होंने क्या की थी? ट्विनिंग या फिर भ्रूण विभाजन की एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को उन्होंने किया था। और किया कब था? तो 1900 के दशक की शुरुआत में, जब 1900 के दशक की शुरुआत हुई थी, तब ये ट्विनिंग या भ्रूण विभाजन की प्रक्रिया जो हांस स्टीमैन ने की थी। ठीक है, और किया कहाँ था ये भी तो पूछ सकता है कि आखिर किया कहाँ था। तो कहाँ किया था? सैलमेंडर के भ्रूण पर प्रयोग किया था। तो ये जो एक सैलमेंडर होता है उसके भ्रूण पर इन्होंने ये प्रयोग किया था। तो स्पीमैन ने भ्रूण को दो भागों में बांटकर एक जैसे दो जीव बनाने का प्रयास किया। यही शुरुआती क्लोनिंग थी। स्पीमैन ने क्या किया कि जो सैलमेंडर थे उसके भ्रूण पर प्रयोग उन्होंने किया था। ठीक है ना, तो सैलमेंडर इसमें मैन ने क्या किया? भ्रूण, मान लो एक ये भ्रूण है, ठीक है, उसके दो भाग किए, उसको अलग अलग किया, दो भागों में बांटकर उससे एक भाग से एक ये जीव निकला और ये जीव निकला। इन दोनों को एकदम सेम बना करके ये जो जीन क्लोनिंग की प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत की थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें आपको मोस्टली याद करने वाली चीज़ें, कुछ समझने वाली अभी यहाँ पे थिंक नहीं आई है, तो बस आप एक लोग पढ़ लेंगे एक दो बार तो आपको चीज़ें याद, मतलब रिमेम्बराइज हो जाएंगे। तो आप याद करके, अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता है, मैं आगे क्वेश्चन भी बताऊंगी कैसे आएंगे इसे, तो आप क्वेश्चन बता सकते हैं कि क्या, कैसे, कहाँ ऐसे आएंगे। तो स्पीमैन को 1935 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? स्पीमैन को 1950 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला था। उन्हें भ्रूण के विकास पर उनके शोध के लिए यह पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार जो इनको मिला था, नोबेल पुरस्कार, वो किस लिए मिला था? भ्रूण के विकास पर उनके शोध के लिए मिला था। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे चीज़ों पर। ये फर्स्ट चीज़ हो गई थी किसकी? ट्विनिंग या फिर भ्रूण विभाजन की प्रक्रिया। अब सेकंड थिंग है न्यूक्लियर ट्रांसफर। न्यूक्लियर यानी होता है केंद्रक, और ट्रांसफर का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना या फिर डालना। तो न्यूक्लियर ट्रांसफर की शुरुआत कब से हुई थी? तो यह एक नई क्लोनिंग तकनीक है। क्या है? यह एक नई क्लोनिंग तकनीक है जिसमें किसी कोशिका का न्यूक्लियस, जो किसी का कोशिका का न्यूक्लियस होता है, दूसरी कोशिका में डालते हैं। ये मान लो ये कोशिका है और इसमें ये मान लो न्यूक्लियस है बीच में। ठीक है, तो इस कोशिका का न्यूक्लियस निकाल के इस कोशिका में डालना जो होता है न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसे ही न्यूक्लियर ट्रांसफर कहा जाता है। तो ये सेकेंड प्रक्रिया थी। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन थर्ड बात पे। 1952 पहला सफल न्यूक्लियर ट्रांसफर। ये हुआ था कि न्यूक्लियर ट्रांसफर पर प्रयोग किए गए, लेकिन पहला सफल न्यूक्लियर ट्रांसफर हुआ किसका, ये भी तो बात आती है। तो वैज्ञानिक रॉबर्ट बिग्स, वृक्ष और
थॉमस जे किंग, जो कि अमेरिका से थे, ठीक है ना। तो इनके द्वारा ये प्रयोग किया गया था। और किया क्या गया था, तो मेढक राना पिपाइनस ने के भ्रूण की कोशिकाओं से डीएनए निकालकर क्लोन बनाए गए थे। तो ये जो वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट ड्रिक्स और थॉमस जे किंग अमेरिका से थे, उन्होंने क्या किया था, एक मेढक लिया था और मेढक का नाम क्या था, राना पिपाइनस था, ठीक है ना। उनके भ्रूण को क्या किया, भ्रूण को लिया और भ्रूण की कोशिकाओं से डीएनए, अब ये भ्रूण की तो कोशिकाएं होंगी अलग अलग, ठीक है ना। तो मान लो ये कोशिका है, इससे डीएनए निकाल कर किसमें डालना है, तो भ्रूण की कोशिकाओं से डीएनए निकाल करके क्लोन बनाया था। इस कोशिकाओं से ये वाला डीएनए निकाल लिया और फिर इससे आगे की प्रक्रिया में क्लोन बनाया था। क्लोन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कैसे बनाते हैं, और अभी जो आगे के लेक्चर आएंगे ना वो डीपली क्लोन बेस्ड है, तो उसमें हम सारी थिंग्स पढ़ लेंगे। फिर 1958 व्यस्क कोशिकाओं में क्लोनिंग, तो वैज्ञानिक ब्रिटिश जीव विज्ञानी जॉन बटेर्ड गुर्डन, तो ये जो वयस्क कोशिकाएं, वयस्क लाइक बड़ी कोशिकाएं हो गई, जो क्या बोलते हैं, बड़ी हो गई हैं कोशिकाएं, छोटी नहीं है, अभी वयस्क हो गई हैं। तो ब्रिटिश जीव विज्ञानी जॉन बटेर्ड गुर्डन, इनका नाम क्या था, जॉन बटेर्ड गुर्डन, इन्होंने किया क्या था, तो अफ्रीकी क्लॉड मेढकों, जो अफ्रीकी क्लॉड मेढक होते हैं जिनका नाम बोला जाता है जेनोप्लस लावीस की वयस्क आंतों की कोशिकाओं से डीएनए निकालकर न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन किया था। क्या किया था, ये जो एक मेढक होता है क्लॉड मेढक, तो उनकी आंत थी, आंत में क्या था, आंत की कोशिकाओं में जो डीएनए था उसको निकाल करके न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन किया था। और इस सफलता के लिए गुर्डन को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2012 के नोबेल पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। तो इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था इस प्रयोग के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। थोड़ी सी अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी का पहला ब्रेक थ्रू, तो वैज्ञानिक जॉन बर्नर अर्वेर और हैमिल्टन स्मिथ ने 1960 के दशक में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की थी। कौन कौन ने की थी, जॉन बर्नर, आर्वेर और हैमिल्टन और स्मिथ ने किसकी खोज की थी, 1960 के दशक में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की थी। इन्हीं एंजाइमों की मदद से डीएनए को काटकर दूसरे डीएनए को जोड़ा जाता है। इन्हीं एंजाइम्स के जो ये डीएनए होते हैं, इसके पार्ट को अपन इतना काट दोगे, इतना जो काटा जाता है किसके मदद से काटा जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काटा जाता है इनको, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज, ओके। तो 1969 में हर्बर्ट स्मिथ और डैनियल नेथन, तो ये नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, ने इको-आर-आई फर्स्ट नामक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की थी। कौन सा नाम क्या था उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, तो इको-आर-आई फर्स्ट नाम था, जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज स्मिथ और नेथन ने की थी, ठीक है। यह एंजाइम एक विशेष डीएनए अनुक्रम, वन सेकेंड, यह एंजाइम एक विशेष डीएनए अनुक्रम GAATTC के बीच, G और A के बीच काटता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से कहाँ कैसे काटता है। तो ये क्या पाया जाता है, आपका डीएनए का अनुक्रम पाया जाता है, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो बताया गया है ना कि G और A के बीच में काटता है, ठीक है। तो ये जो ए पाया जाएगा, ये यहाँ से आपको ए दिख रहा है, ये और ये लेकर के जी, तो ये कट लगाएगा यहाँ से, ये इधर को क्या कर देता है, इतने में क्या कर देगा, कट लगा देगा, इतना पार्ट अलग कर देगा और इतना पार्ट अलग कर देगा। तो ये देखो, ये इधर इतना पार्ट अलग होकर आया, ये इतने, वन सेकेंड मैं दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ। ये जो एंजाइम है वो कैसे कट लगाएगा, ऐसे कट लगाएगा, ऐसे ऐसे, तो ये पूरा पार्ट अलग हो जाएगा और ये वाला पूरा पार्ट है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इको-आर-आई फर्स्ट, ये ऐसे कट लगाता है, G और B के बीच में कट लगाता है, ठीक है।
अब ये सारी प्रोसेस हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्या है तीसरा, 1970 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज। हार्वर्ड टेमिन और डेविड बाल्टीमोर ने रेट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम की खोज की थी। ये सारे एंजाइम्स जो हैं इनको सब कुछ पढ़ेंगे, बस अभी आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है, तो उसमें बस आपको पढ़ लेना है हाँ किसने क्या क्या चीज़ की थी, रिमेम्बराइज करके रखना है, जिससे कि अगर पूछा जाए हिस्टोरिकल वगैरह बैकग्राउंड वगैरह पे क्वेश्चन तो आपसे बन जाए। ये जो रिट्रोवायरस पे रिजर्व एंजाइम्स की खोज की गई थी, इस एंजाइम की मदद से आरएनए से डीएनए बनाया गया, जिसे सीडीएनए कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। फिर 1972 सीडीएनए की पहली सफलता, तो डेविड जैक्सन, रॉबर्ट साइमन और पॉल बर्ग ने सीडीएनए को स्वतंत्र रूप से बनाया। कि इन तीनों ने मिलकर के क्या किया, इन तीन लोग मिलकर के, ये तीनों लोग मिलकर स्वतंत्र रूप से सीडीएनए को बनाया, और उन्होंने डीएनए लाइगेज का उपयोग करके डीएनए टुकड़े जोड़े, ठीक है ना, इन टुकड़ों को फिर जोड़ा भी था। ओके, फिर 1973 की बात आ जाती है। पहला आरडीएनए विकसित, आरडीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें दो डीएनए जुड़े हुए होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो एस कोहन और एच बायर ने इकोलाई बैक्टीरिया में काम करने से पहले रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड PSC101 तैयार किया, जो वेक्टर के रूप में प्रयोग किया गया, जाने के बाद बैक्टीरियल होस्ट में अच्छी तरह रेप्लिकेट हुआ। ठीक है ना, तो ये बस याद रखिएगा क्या क्या किया, आपको अभी डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी थिंग्स आगे आपको पढ़नी है डिटेल से। 1972 सर्डन ब्लॉटिंग तकनीक, तो एडविन MSM शर्दन ने डीएनए के विशिष्ट टुकड़ों का पता लगाने हेतु एक तरीका विकसित किया, जिसमें डीएनए के जटिल मिश्रण से जीन अलग किया जा सके, और इस तरीके या विधि को सर्दन ब्लॉटिंग कहा जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह दे रखी हैं, तो आप सब लोग इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, इसलिए मैंने इनको मेंशन भी कर दिया है बुक से। ये सारी थिंग्स आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले, और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विश्व का पहला क्लोन किया गया मैमल, जिसका नाम था डॉली। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे वाला बहुत मज़ा आता है उसको पढ़ने में, तो वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। यहाँ तक उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, समझने वाली विशेषता कोई बात नहीं, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कब किसने क्या किया था। ठीक है ना, बस एक दो बार पढ़ लीजिएगा, इसको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।